एक बार याद दिलाओगे क्या कल हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी? कल हम लोगों ने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था, राइट? चल भाई, नो सिग्नल। किसका सिग्नल चाहिए इसको? है ना, रीडेबल है ना पीछे? चल, कल हम लोगों ने ना बेसिकली थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने लाइबिलिटी के बेसिस पे चीज़ें देखी थी। उसके अलावा हम लोगों ने फिर थोड़ा थोड़ा आगे गए तो मेंबर्स के बेसिस पे सारा क्लासिफिकेशन समझा था। थोड़ा सा और आगे गए तो हम लोगों ने स्पेशल टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। स्पेशल टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा एक स्मॉल कंपनी को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश की थी, ठीक है? सो ये स्मॉल कंपनी को ही हम लोग दोबारा से बेस बना के आगे चलते हैं। स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन था एक बार याद दिला दोगे क्या? इसके अंदर कितने क्राइटेरियाज है? अगर आपको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट्स लेने हैं तो कितने क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे? 2। क्राइटेरिया नंबर 1 इज़, हाँ ठीक है, तो क्राइटेरिया नंबर 2 इज़ यानी आपका जो पेड अप कैपिटल है वो कितना होना चाहिए? 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए 4 करोड़ के नीचे होना चाहिए। एंड आपका जो टर्नओवर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40 करोड़ तक का होना चाहिए। उसके ऊपर अगर है तो आप स्मॉल कंपनी का बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो। एंड इन दोनों के बीच में कौन सी इन दोनों के बीच में क्या है? एंड है कि और है? एंड है। अगेन अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी का बेनिफिट्स ले सकते हो क्या? नहीं। अच्छा, आप होल्डिंग और सब्सिडियरी की कैटेगरी में हो? नहीं। इसके अलावा अगर आप ऐसी कोई कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है तो आप वो भी नहीं आ सकते हो। इसके अलावा बेसिकली अगर आप पब्लिक कंपनी की कैटेगरी के अंदर आ जाते हो ना तो भी आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, ठीक है? आज के लिए मेरा ऐसा टारगेट है, आज के लिए मेरा ऐसा प्लान है कि हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सेक्शन 8 कंपनी के बारे में समझेंगे, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में समझेंगे, और ऊपर जो हम लोग शायद होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी को छोड़ के आए हैं, ये 3 चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे आज, ठीक है? इसके अलावा बेसिकली अगर हमको टाइम परमिट करता है तो हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल को समझ के चीज़ों को फिनिश करेंगे, ठीक है? ताकि फिर हम लोग कल के सेशन में आगे बढ़ सके। सबसे पहले बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अपन होल्डिंग सब्सिडियरी के पास जाते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में जानकारी दोगे क्या थोड़ा सा, क्या है? व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी बाय द वे? सेक्शन 8 कंपनी, हाँ हाँ, क्या है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, हम लोगों ने एक और चीज़ देखा था, ये जो कंपनी है ये जो भी प्रॉफिट्स कमाती है, हालांकि इनको प्रॉफिट कमाने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर मान के चलो कोई गलती से प्रॉफिट डिराइव भी हो जाता है ना आप लोगों को, तो वो भी प्रॉफिट आप कहाँ पे लगाओगे? अपने बिजनेस के अंदर लगाओगे। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। जहाँ तक चैरिटी की बात आती है, आप किस सेक्शन के अंदर घुस के चैरिटी करना चाहते हो ये टोटली आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि मेरे को एजुकेशन में अपना रोल प्ले करना है, आप एजुकेशन में अपना रोल प्ले कर सकते हो। आपको लगता है हॉस्पिटल्स में आपको अपना रोल प्ले करना है, आप वहाँ पे प्ले कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है तो आप वहाँ पे प्ले कर सकते हो। यानी जो भी सेक्शन 8 कंपनी के सब्सक्राइबर्स है ना, वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसी को कैरी ऑन करके अपने बेनिफिट्स के लिए चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? सो एज फार एज सेक्शन 8 कंपनी इज कंसर्न, इनका जो मेन पर्पस यहाँ पे होता है वो चैरिटी के लिए होता है, ठीक है? पहली बात तो इनके पास कोई प्रॉफिट होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर कभी कभार कोई प्रॉफिट हो भी जाता है तो जो भी प्रॉफिट आता है ना, ये लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए लगाएंगे, राइट? अभी एक सिंपल सा बात करता हूँ मैं आपके साथ। हमारा अभी तक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो दो लोग हैं, दो लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई है, ठीक है? सो व्हेन टू पीपल आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वन कंपनी, दे हैव एन एक्सपेक्टेशन। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? कि ये कंपनी बड़ी होगी, फूलेगी, पैसे कमाएगी, पैसे कमाने के बाद जो भी होगा आपको मेरे को रिटर्न के फॉर्म में पैसा देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। लेकिन क्या सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए परमिट किया हुआ है क्या? नहीं। तो अगर सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए परमिट नहीं किया हुआ है तो वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन परमिट हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके लिए पहली बात तो आप प्रॉफिट कमा नहीं सकते हो। दूसरी बात, आपने जो प्रॉफिट कमा भी लिया है गलती से, उसको दोबारा से आपको अपने पर्पस के लिए एस्टैब्लिश करना है। तीसरी बात, क्योंकि यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू अर्न प्रॉफिट, इसके लिए आपका जो शेयर होल्डर्स होंगे, आपके जो मेंबर्स होंगे ना, उनको कोई भी डिविडेंड के फॉर्म में पैसे यहाँ पे मिलते नहीं है। ये एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा के चलो। डिविडेंड यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको तब मिलता है ना जब आपको प्रॉफिट कमाने के लिए मौका दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। अब अगेन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, गलती से प्रॉफिट कैसे आ सकता है? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। समझना मेरी बात ध्यान से।
मान के चलते हैं मेरी एक सेक्शन 8 कंपनी है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा बेसिकली यहाँ पे मेन काम क्या है, मैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। अभी समझ के चलते वी आर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप सब जानते हो कि नया जो ईयर चालू होता है एकेडमिक, वो जून से चालू होता है एंड कभी कभी अप्रैल से चालू होता है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने मेरे को डोनेशन के फॉर्म में पैसा दिया है कि सर ये हमारे तरफ से कंट्रीब्यूशन रखो, आप चैरिटेबल कॉज के लिए इस कंट्रीब्यूशन को आगे चलाना। अब इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट कंट्रीब्यूशन विथ मी आइडल, मैं क्या करता हूँ, आप सबका कंट्रीब्यूशन जो भी है ना उसको मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ। एंड सीधी सीधी बात है, अगर मैं उसको बैंक में डिपॉजिट करूँगा 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो बैंक मेरे को एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। एंड वो जो इंटरेस्ट है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू बन जाएगा। तो वो रेवेन्यू जो मेरे को आ रहा है ना उसको मेरे को दोबारा उस पर्पस के लिए लगाना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो इस किस्म के प्रॉफिट की मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी का सहारा लेके चैरिटेबल काम करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस नहीं मिलता है आप चैरिटेबल काम कर नहीं सकते। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि चैरिटेबल काम आपको जो चाहिए आप बिंदास कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप अकेले भी कर सकते हो, आप कंपनी के फॉर्म में भी कर सकते हो, आप जिस चाहे उस फॉर्म में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना है, आपको अपनी लाइबिलिटी के ऊपर लिमिट लगना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस फाउंडेशन करके है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, रिलायंस फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन है, अजीम जी भाई प्रेम जी का एक फाउंडेशन है। ये इनका क्या इंटेंशन है कि हम रहे ना रहे, जिस तरीके से हमारी कंपनी कंटिन्यूएशन में, उसी तरीके से हमारा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। हमारे जनरेशन टू जनरेशन इस चीज़ का फ़ायदा उठानी चाहिए। इसके लिए बेसिकली आप चाहो तो एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ सेक्शन 8 कंपनी की बात करता हूँ तो आपके लिए कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो फाउंडेशन लगा सकते हो, चेंबर्स लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है जिससे ये सिग्निफाई हो सके कि हाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन एक चैरिटेबल फोरम है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, तो सेक्शन 8 कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा है कि जब भी आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हो, हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के लिए पूरा प्रोसीजर पढ़ा है, जहाँ पे आप रन फाइल करते हो, रन के बाद आप स्पाइस फाइल करते हो, उसके साथ आप अजाइल प्रो फाइल करते हो, उसके साथ आप EMOA एंड EAOA फाइल करते हो ना, उसी के साथ बेसिकली आप सारी की सारी डिटेल्स अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के देते हो कि आप आगे करना क्या चाहते हो। एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ बेसिकली आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस आता है, और वो लाइसेंस आने के बाद सॉरी, चलो आ जाओ, डन। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है, अपने को ना एक सेपरेटली लाइसेंस मिलता है, और वो लाइसेंस मिलने के बाद ही आप जो चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, चैरिटेबल काम कर सकते हो, और लोगों के फॉर्म से डोनेशंस उठा सकते हो। तब तक के लिए यहाँ पे आपको पाबंदी दी हुई है। थोड़ा सा अगर मैं आपके साथ कंपनीज एक्ट के मीटिंग्स वाले सेक्शन की बात करता हूँ ना, तो आपको पता है 2 तरीके के लोग होते हैं कंपनी को छोड़ के, एक शेयर होल्डर्स होते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें कवर्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे उन्होंने अपने को क्लियर कट क्या बताया कि अगर आपको जनरल मीटिंग लेना है तो 21 दिन के बजाय पे आपको 14 दिन का नोटिस देना है। नाउ यू विल बी टोटली ब्लैंक, सर ये 21 दिन का नोटिस किसको देना है, क्यों देना है, क्या करना है, क्या बुलाना है, क्या बात करना है, कुछ नहीं पता है अपने को, क्योंकि अपने सिलेबस में है ही नहीं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके साथ बात करता हूँ कि जब कभी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हो, तो जो लोग कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं ना, आप उसको साल में एक बार अपडेट देते हो कि सर साल भर में हम लोगों ने क्या क्या किया है, आपका पैसा किस तरीके से वापरा जा रहा है, और हमारी कंपनी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। उस मीटिंग को हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग यानी वो मीटिंग जो एनुअली ली जाती है एंड जनरल बॉडी के लिए है। जनरल बॉडी मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए है। आमतौर पे अगर आपकी कोई भी साधारण कंपनी है तो उसके लिए 21 दिन पहले आपको इसके नोटिस के बारे में जानकारी देना होता है, लेकिन अगर मैं आपके साथ सेक्शन 8 कंपनी की बात करता हूँ तो 14 दिन के नोटिस के साथ अपना AGM होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं।
अपने डिटेल सिलेबस के अंदर ये शायद किधर कवर्ड नहीं है मेरे ख्याल से, मॉड्यूल वगैरह में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, नोट्स वगैरह में भी देखा होगा तो कवर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज़ लिखी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एडिशनल लिख के ले लो, कल को एग्जाम में अगर आता है तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट। समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या डिस्कस किया है? चलो बता दो फटाफट, सेक्शन 8 कंपनी का क्या पर्पस होता है? चैरिटेबल पर्पस होता है। इसके अलावा चैरिटेबल पर्पस को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगाने की ज़रूरत देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, आपको रिलैक्सेशन दिया है, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो वर्ड लगा सकते हो, प्रोवाइडेड वो आपके साथ सूट करता है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, अगर आपको कभी भी कोई मीटिंग्स वगैरह लेनी है, खास करके शेयर होल्डर्स को बुलाना है, तो इंस्टेड ऑफ 21 आप 14 डेज का नोटिस देके उनके साथ सारा कार्यक्रम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? डिस्कस आ रहा है? अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? अभी अपन क्या करेंगे, फटाफट थोड़ा सा होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट को समझ के लेते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, फेस ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, चलो सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ के चलते हैं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। अब आप देखना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा ना, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेशन के वर्डिंग्स थोड़े से अलग है। ये देखो, ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है? यहाँ पे बी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ सुनते जाओ बस। अब ए लिमिटेड ना, अब आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर लाइबिलिटी के अंदर पढ़ा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक है कंपनी अनलिमिटेड वाली कंपनी है। तो सिंपल भाषा में उसको समझने के लिए हम लोग लिमिटेड बाय शेयर्स का रेफरेंस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है? मान के चलते हैं यहाँ पे ए लिमिटेड नाम की कंपनी है ना, उसका जो कैपिटल है वो यहाँ पे कितना कैपिटल है, उसका 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है। बी लिमिटेड नाम की यहाँ पे कंपनी है, इसका जो कैपिटल है वो यहाँ पे 1000 रुपीज़ का कैपिटल है। सिंपल साधारण भाषा में मैं आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा, ए लिमिटेड भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, मानते हो आप मेरी बात? ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। ए लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स होंगे एंड ए लिमिटेड के भी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो अपनी कंपनी को मैनेज करते होंगे। सिमिलरली बी लिमिटेड की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके भी अपने एक शेयर होल्डर होंगे और इसके भी अपने एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। दिस इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेज। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ए लिमिटेड ने यानी एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 50% से ज़्यादा। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, आप इसको मोर देन 50 कह लो, आप इसको मोर देन 1/2 बोल दो, बात एक ही होता है, ठीक है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ए लिमिटेड ने यहाँ पे 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, मोर देन 50%, तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो बी लिमिटेड है ना, ये ए लिमिटेड का बच्चा बन जाएगा। सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। आप मेरे को बताओ, पैदा वो कर सकता है जिसके अंदर क्षमता है। अच्छा चलो कर दिया। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, डीएनए टेस्ट जानते हो आप? अभी जो मेरे फादर के अंदर चीज़ें पाई गई है वो मेरे डीएनए के अंदर भी मिलेगी, राइट? जो आपके अंदर डीएनए है वो बट ऑब्वियसली आपके फादर के अंदर डीएनए मिलेगा। सो उसी तरीके से अगर एक कंपनी अपना 50% से ज़्यादा किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संभालने की कोशिश करता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बच्चा है एंड बच्चे को यहाँ पे लीगल लैंग्वेज में सब्सिडियरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? सब्सिडियरी। एंड अपने पापा मम्मी को अपन क्या बोलते हैं? दे आर द होल्डिंग कंपनी। वाई? बिकॉज वो हमको होल्ड करके चल रहे हैं। समझ रहा है क्या अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है। यानी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ही इज़ अ चाइल्ड, एंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ही इज़ अ फादर, तो फादर इज इक्वल्स टू होल्डिंग कंपनी एंड चाइल्ड इज इक्वल्स टू सब्सिडियरी कंपनी। इतना एक अपने दिमाग के अंदर बिठा के चलो। सर मेरे को ना थोड़ा सा एक और दिमाग में सवाल आ रहा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा है, अगर 50% से कम है तो इसको क्या बोलेंगे? समझना। अब ये ज़रूरी है क्या कि पेरेंट्स को सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है? अरे ऐसे क्या इतना, मैं आपके साथ फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, फैमिली प्लानिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ यार, समझो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इट इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड, राइट? इट इज़ रियली नॉट नेसेसिटेड कि पेरेंट्स को सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है? जिस तरीके से एक पेरेंट्स के पास 2-3 क्षमता अनुसार, एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो कैन आई से मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं क्या? यस, लेकिन मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। मानते हो क्या? तो उसी तरीके से आपके सब्सिडियरीज कंपनी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन होल्डिंग एक ही रहेगा। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है ए ने बी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है
ऐसे भी हो सकता है कि ए ने मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट किया है सी लिमिटेड के अंदर, तो सी लिमिटेड भी सब्सिडियरी है, बी लिमिटेड भी सब्सिडियरी है। ऐसे भी हो सकता है कि ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है डी लिमिटेड के अंदर मोर देन 50%, तो यहाँ पे एक होल्डिंग के 3 या 3 से ज़्यादा 4-5 सब्सिडियरीज हो सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सिंपल सिर्फ लैंग्वेज समझाने की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, सिर्फ प्रोविजन समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। मेरे को ये बात समझ में आ गई। अब इनका तो मेरे को मतलब समझ में आ गया कि ए होल्डिंग है, बी होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे डी का, बी का और सी का आपस का क्या संबंध होगा? क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। ऐसे क्या कर रहा है यार? भाई बहन है तेरे को घर पे? तभी तो है, फिर तो ऐसे कैसे वाहियात आंसर जवाब दे? क्या बोलता है तो उसको भाई बहन को घर पे? भाई बोलता है ना, मतलब रिलेशन है ना यार। उसी तरीके से यहाँ पे अपन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सब्सिडियरीज कंपनी ना जिनका एक होल्डिंग है, उनको हम लोग सिस्टर कंसर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सिस्टर कंसर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर कंसर्न्स। सर एक और डाउट है, चंपक चाचा ने पैदा किया जेठालाल को, जेठालाल ने पैदा किया है टप्पू को, तो टप्पू का और जेठालाल का संबंध तो हमको समझ में आता है, बाप बेटे का है, होल्डिंग सब्सिडियरी का है। एंड जेठालाल एंड चंपक चाचा का भी संबंध हमको समझ में आता है कि बाप बेटे का है, लेकिन सर टप्पू का चंपक चाचा के साथ कुछ संबंध है क्या? यस। क्या बोलते हैं उसको? ग्रैंडफादर। क्या बोलते हैं उसको? ग्रैंडफादर। उसी तरीके से ए लिमिटेड ने 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बी लिमिटेड ने, बी लिमिटेड ने अगर 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है ई लिमिटेड ने, तो यहाँ पे ई लिमिटेड ए लिमिटेड को अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी बुलाएगी। क्या बुलाएगी? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। ग्रैंडफादर के अंदर फादर इंक्लूडेड है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के अंदर होल्डिंग इंक्लूडेड है। ये चिमाज एक अपने दिमाग के अंदर बिठा कर रखो। समझ में आ रहा है क्या मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? चलो सबसे पहली बात मेरे को बताओ, द वन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी, इफ दैट इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 50%, तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्या बोलोगे? होल्डिंग कंपनी। जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको क्या बोलोगे? सब्सिडियरी कंपनी। तो क्या मल्टीपल सब्सिडियरीज हो सकती है? यस। मल्टीपल होल्डिंग्स हो सकते हैं? नहीं, होल्डिंग सिर्फ एक हो सकता है। एंड सब्सिडियरी की सब्सिडियरी जो है वो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको सब्सिडियरी बोलोगे, लेकिन ये एक अल्टीमेट होल्डिंग के नाम से इसको जाना जाएगा। इज एवरीथिंग क्लियर? व्हाट इज होल्डिंग, व्हाट इज सब्सिडियरी, व्हाट इज सिस्टर कंसर्न? चलो ठीक है सर, एक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी बात बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये ए लिमिटेड करके यहाँ पे एक कंपनी है। ए लिमिटेड ना एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, मान के चलते हैं बी लिमिटेड कंपनी करके है, इसमें 20% इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे जो बी लिमिटेड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसोसिएट। क्योंकि बाप बनने के लिए 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। अगर 50% से कम है तो आप डैडी का दर्जा तो नहीं ले सकते हो, लेकिन आप एक अपने नीचे वाली कंपनी को जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप उसको अपनी एसोसिएट कंपनी बुला सकते हो। एग्जाम्पल, ऑल रियल ब्रदर्स, राइट। किसी कारणवश एक ब्रदर की डेथ हो जाती है, तो जो जिसकी डेथ हो जाती है उसके जो बच्चे हैं उनको अगर उनके चाचा संभाल रहे हैं, तो वी कैन 110% से कि पूरा केयर टेकर कौन है? उनके चाचा है। लेकिन आइडियली वो बच्चा कभी भी अपने चाचा को फादर नहीं बोल सकता है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ फादर, एवरीवन नोज दैट। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? सो अगर 50 से नीचे का इन्वेस्टमेंट है और 20 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता है वो एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बनता है। और 50 के ऊपर का अगर रिलेशन है तो यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन बनता है। सर मतलब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी बना सकती है? यस। एक होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी बना सकती है? एब्सोल्युटली यस। माय फादर कैन टेक केयर ऑफ मी, माय फादर कैन टेक केयर ऑफ माय चाचा's चाइल्ड एज वेल इन हिज एब्सेंस। इज दिस करेक्ट? इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? ये सेम चीज़ें यहाँ पे है। सर ये 20% लॉ में दिया हुआ है क्या? नहीं, लॉ में जो वर्डिंग्स आप पढ़ोगे ना, लॉ के अंदर आपको यहाँ पे बताया है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो आप जब भी आंसर लिख के आओगे ना, आप 20% नहीं लिखोगे, आप पहले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखेंगे। यानी ए लिमिटेड इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बी लिमिटेड, एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का यहाँ पे मतलब होता है कि 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर आपके पास है। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सर फिर इन सबको हम लोग साथ में क्या रेफर करेंगे? क्या बोलते हैं आप मेरे को बता सकते हो क्या? पूरी फैमिली को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ जॉइंट फैमिली।
तो उस तरीके से अगर इस तरीके का आपको कोई सिचुएशन दिखता है ना, इसको कॉर्पोरेट के भाषा में ग्रुप कंपनीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप कंपनीज, जहाँ पे होल्डिंग भी आ जाती है, सब्सिडियरी भी आ जाती है, एसोसिएट भी आ जाती है, सिस्टर कंसर्न्स भी आ जाते हैं। सो अल्टीमेटली ये सारे के सारे लोगों को यहाँ पे ग्रुप कंपनी के नाम से जाना जाता है। आपके सिलेबस के अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आप समझ लो, क्योंकि आगे आपको ये चीज़ें बहुत तकलीफ देगी। ठीक है, चलो इसको अगर आपको लिखना है तो बड़ी खुशी से लिख सकते हो। इफ़ यू थिंक प्रोविजन क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया है क्या? बना दिया है ड्राइंग? चलो फिर आगे में। हाँ चलो, ये देखो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। अब डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 देखो क्या बता रहा है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जिसने उसने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसके नीचे वाली कंपनीज को हम लोग सब्सिडियरीज बुला रहे हैं। यानी कि ना ऐसे यहाँ पे दो रिलेशन दिख रहे हैं, दो आइडेंटिटी दिख रहा है। जो दे रहा है इन्वेस्टमेंट दैट इज होल्डिंग कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है दैट इज सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी के डेफिनेशन के अंदर देखो क्या लिखा है। सब्सिडियरी कंपनी इट मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, इन विच मतलब सब्सिडियरी कंपनी यानी वो कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी ने क्या किया है, उसके कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, या तो फिर टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 1/2 इनके हाथ में। सिंपल। सर मेरे को ये कंपोजिशन कंट्रोल करने का मतलब समझ में नहीं आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? समझना, अगर मेरे कंपनी के पास 10 डायरेक्टर्स है और 10 डायरेक्टर्स में से मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कोई दूसरी कंपनी चला रही है, यानी उनको अपॉइंट भी कर रही है, उनको निकाल भी रही है, उनको रेजिग्नेशन भी बोल रही है, तो कहीं ना कहीं इवन तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप उसको होल्डिंग का दर्जा दे सकते हो, सब्सिडियरी का दर्जा दे सकते हो। कैसे? अपना बोर्ड कंपोजिशन उनके हवाले करके। सर आपने क्या बोला? 50% से ज़्यादा का टोटल वोटिंग पावर है। इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे कंपनी के पास शेयर्स ही नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो पॉसिबिलिटी होगा कि यहाँ पे और कुछ मेथड होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशन। सो व्हाट इज दैट रिलेशन? कि आपका जो बोर्ड कंपोजिशन है ना, वो कोई दूसरी कंपनी को मैनेज कर रही है, दूसरी कंपनी उसको संभाल रही है। समझ रहे हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? इज एवरीथिंग क्लियर? चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? मोर देन 20% इन्वेस्टमेंट है या मोर देन 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। ठीक है, एंड इस एसोसिएट कंपनी के अंदर जॉइंट वेंचर भी आ जाता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर? वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, जॉइंट का मतलब होता है आप भी आ जाओ, मैं भी आता हूँ, साथ में मिलके हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन बनाने के लिए मोर देन 50 बोला है, लेकिन अगर .50 है तो क्या होगा? वो जॉइंट वेंचर बन जाएगी। एग्जाम्पल, टाटा ने बोला मैं 50% डालता हूँ, रिलायंस ने बोला मैं 50% डालता हूँ, तो 50 इज टाटा, 50 इज रिलायंस। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन नहीं बन के आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों का जॉइंट वेंचर का रिलेशन है। तो जॉइंट वेंचर को भी एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन के अंदर डाला है। सर क्यों? क्योंकि इट इज लेस देन 51% एंड इट इज मोर देन 20%, तो वो कहीं ना कहीं पे तो उसको सेटल करना पड़ेगा। क्लियर है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलूँ आगे? चलो मुझे एक डाउट था। बोलिए सर। अगर होल्डिंग कंपनी मतलब अगर एसोसिएट कंपनी बनना है, हाँ तो कितने भी एसोसिएट कंपनी? सर एक्चुअली लॉ के अंदर ऐसा प्रोविजन बताया कि लेयर्स रखे हुए हैं कि 2 लेयर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, फिर मैंने उसी के ज़रिए दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे लेयर्स बने हुए सर। बाकी अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके साथ टाटा का एक पूरा चार्ट दिखाया था जहाँ पे मल्टीपल ग्रुप एंटिटीज़ है, सबने एक दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सो दैट इज़ परमिटेड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी समझो कंपनी ए है, उसने कंपनी ई में 20% शेयर इन्वेस्ट किया है अपना। कंपनी बी है, उसने भी 20% किया है, 20 नहीं सॉरी 25 दोनों ने, और जो 1% है वो सी कंपनी ने की है। तो फिर सी कंपनी क्या कहलाएगी? क्योंकि उसका कुछ भी नहीं कहलाएगी, उनका कोई रोल ही नहीं है ना सर। आपका क्या बोलना है, योर सेइंग इज़ वेरी मच क्लियर कि ए लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिसने ई के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, लेट अस से 25% इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, एक बी कंपनी है जिसने ई के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 25%। ठीक है,
आप बोल रहे हो एक सी नाम की कोई कंपनी है जिसने ई के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया है 1%, मतलब कोई तो यहाँ पे होगा डी वाला जिसने 49% होल्ड किया है, पॉसिबिलिटी है उस चीज़ का, पॉसिबिलिटी मतलब रहेगा ही 110%, राइट। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे ये पर्सन और ये पर्सन, क्या ये तीनों कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रही है क्या? एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है ना तो आप होल्डिंग सब्सिडरी के कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, ना ही आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो यू आर जस्ट एन इन्वेस्टर फॉर अस। मतलब उनको कोई ऐसा लीगल टर्म नहीं है? कुछ लीगल टर्म नहीं है सर, अगेन दे आर जस्ट एन इन्वेस्टर फॉर अस। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना सर, आप जब अरेंजमेंट्स करते हो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मान के चलो ये 1% ना कभी कभी किसी कंपनी में करोड़ रुपीस के इसके वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो ई नाम की एक ऐसी कंपनी है जिसका कैपिटल 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ का अगर आप 1% भी होल्ड कर रहे हो तो द स्टेक इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेक। लेकिन व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद ए बी एंड डी कंपेरेटिवली यू आर नोवेयर। सो क्या रिलेशन आपको देना है, क्या कर लोगे आप 1% से ज़्यादा ये बोल सकता है डी भाई निकल दे 1% मेरे को, हो जा साइड में, इतना कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये हम लोग क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं देते 1%, इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, मेरी बात ध्यान से समझना, ये रियल लाइफ सिनेरियोस होते हैं, ठीक है। हो सकता है ए एंड बी आपस में मिल जाए, ठीक है, ए एंड बी अगर आपस में मिल गए तो 25-25 कितना हो जाता है 50, तो दे विल ऑलवेज गो फॉर कि हमको ये 1% मिल जाए। आप सोचो अगर ए एंड बी ने ऐसे जैसे करके ये 1% भी अपने कब्जे में कर लिया ना, ये डी की पूरी तरीके से बैंड बच जाएगी। क्यों बैंड बच जाएगी? क्योंकि 49% है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी के डिसीजंस मेजॉरिटी बेसिस पे चलते हैं, 51 बेसिस पे चलते हैं, यानी वो लोग डी को पूछेंगे भी नहीं, सब अपने डिसीजंस मेजॉरिटी पे बेसिस पे लेके आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए ना ए और बी की मनमानी चलनी चाहिए ना डी की मनमानी चलनी चाहिए। इसके लिए ये लोग सी जैसी कंपनी को बीच में अपॉइंट करके रखते, भाई तू रह, क्योंकि तू रहेगा तो तू अपने हिसाब से जजमेंट लगा के पता करेगा कि तेरे को इस बाजू जाना है कि उस बाजू जाना है। किसी भी कंपनी को सप्रेशन नहीं होगा। क्लियर? चले आगे, कोई डाउट, कोई परेशानी? हाँ यस मैडम। अगर ए बी सी किसी की सब्सिडियरी होगी तो फिर उनका ई में क्या रोल होगा? डायरेक्ट अपनी सब्सिडी ग्रैंडफादर वाला सिचुएशन हो जाएगा ना मैडम। वैसा है। हाँ हाँ तो हाँ फिर, हाँ अगर उसके ऊपर जो हाँ। कंपनी है वो भी इसकी सब्सिडियरी? हाँ हाँ, नहीं सब्सिडियरी नहीं बनेगी। नहीं, ई उनकी सब्सिडियरी बनेगी ना। एक इनकी सब्सिडी नहीं, लेट अस से यहाँ पे जेड है, तो जेड ने अगर ए के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है 51%, तो क्या आप जेड एंड ए के बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन प्रूव कर रहे हो? यस। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडफादर बनने वाली सिचुएशन है ही नहीं ना। ग्रैंडफादर बनने के लिए आपको इसके अंदर भी 50% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने बोला जेड की सब्सिडियरी ए बी सी है, तो फिर तीनों का मिला के 51% हाँ होता है। एग्जैक्टली, यस यस, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि जेड ने 51 ए के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है, जेड ने 51 बी के परसेंट भी इन्वेस्टमेंट किया है, जेड ने सी के अंदर भी 51% इन्वेस्टमेंट किया है। तो जेड के 3 बच्चे, तो जेड के 3 बच्चे मिला के अगर किसी एक एंटिटी में पैसा डाल रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो पैसा एक ही फैमिली से फ्लो हो रहा है। सो कहीं ना कहीं यस, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा इम्पैक्ट जेड का होगा फिर। सही है, आप समझ रहे हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? वेरी गुड। चलो, ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस है, ये अच्छी बात है, आपको इतना ऐसा डिस्कस कर रहे हो आप मेरे साथ। नेक्स्ट ना अपन थोड़ा सा डोरमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सुना है अपन ने इसके बारे में, व्हाट इज डोरमेंट कंपनी? पहले डिस्कस हुआ है अपना इसके ऊपर। डोरमेंट कंपनी क्या है? जो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती। नहीं, ये तो गलत डेफिनेशन हो जाएगा सर, गलत डेफिनेशन हो जाएगा। डोरमेंट, हाँ, कम एक्टिव, इट्स ईदर एक्टिव और इट्स ईदर इनएक्टिव। या तो मैं ऑन हूँ या तो मैं ऑफ हूँ। मतलब वो आज फॉर्म इसलिए हुए क्योंकि उसके 2-3 साल बाद वो बिजनेस चालू करेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो बता देता हूँ, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी। समझना, मान के चलते हैं मैं एक फॉरेनर हूँ, ठीक है। फॉरेनर होने के नाते मैं इंडिया के किसी बिजनेस के साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। समझते जाओ, बस मैं इस सिनेरियो को एक अपने अंदर इमेजिन करते जाओ। बहुत सी बार क्या होता है ना, अपने भारत के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चौड़ा है, राइट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हालांकि बोलते हैं देयर इज अ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन आज के तारीख में यूएस के अंदर एक दिन के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, एंड अपने भारत के अंदर टेक्निकल डिफिकल्टीज के अंदर 1 से 2 हफ्ते का टाइम तो लग ही जाता है किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, ठीक है। अब जब फॉरेनर इंडिया के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर का बिजनेस करने की प्लान कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये लोग ना सब टाइमलाइंस बना के रखते हैं कि कौन से दिन पे क्या काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग 11-11 को एक लकी नंबर मांगते हैं कि इट्स अ विश,
सुना है आप लोगों ने ये फालतू की बातें? इट्स नॉट अ फालतू की बातें, लेकिन हर एक की एक अपनी सोच होती है। देयर वॉज अ कंपनी, देयर वॉज एन ओनर जिनका ऐसा मानना था कि 11.11 पे बेसिकली मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। जो CS था उसने पूरी तैयारी करके रखा था 11.11 पे बेसिकली कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, मतलब 11 नवंबर को इनकॉर्पोरेट करने का ऐसे उनका प्लान था। ठीक है, 11:11 के शी वॉज रेडी टू फाइल एट शूट कि हाँ शूट करेंगे और तुरंत अपना सबमिशन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने शूट किया ना तो वो MCA घूमता रहा और 10 मिनट के बाद वो बाहर आया, सॉरी योर फॉर्म हैज़ नॉट बीन फाइल्ड। कहना से टेक्निकल डिफिकल्टी से क्या कर सकते हो आप? तो अपने भारत के अंदर ये अभी भी प्रॉब्लम्स है जिसको हमारा भारत सरकार धीरे धीरे करके रिजॉल्व कर रही है। सो इसके लिए फॉरेन एंटिटीज़ क्या करते हैं ना, कंपनी बना के रखते हैं, पहले से ही सब कुछ तैयारी करके रखते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे अभी जैसे जमशेदजी टाटा, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर इंडिया, यस। रतन टाटा साहब, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर इंडिया, एब्सोल्युटली यस। तो अगर टाटा की एक कंपनी है जो बोलती है कि रतन टाटा साहब के बर्थडे के दिन पे हम लोग ये कंपनी को ऑपरेटिव बनाएंगे, इमेजिन अ सिचुएशन, बर्थडे के दिन अगर कंपनी को ऑपरेटिव बनाना है तो उसको थोड़ा पहले इनकॉर्पोरेट करके रखना पड़ेगा ना यार। नहीं तो अगर बर्थडे के एक दिन पहले हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे, रिजेक्ट हुआ, रिसबमिशन हुआ तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? इसके लिए बहुत सी बार आप कंपनी को पहले से ही इनकॉर्पोरेट करके रखते हो फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। इस कंपनी को हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट का यहाँ पे मतलब होता है, डॉर्मेंट कंपनी मीन्स दैट कंपनी विच इज़ इनएक्टिव कंपनी, जो फिलहाल एक्टिव नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। सर बहुत सी बार ये कंपनी को इसके लिए भी बनाया जाता है कि सिर्फ आप असेट्स को संभाल के अपने पास रखो, असेट्स को होल्ड करके रखो। कब तक होल्ड करके रखो आप समझना, मान के चलते ही इज़ फ्रॉम USA, आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। मैं उसके हवाले असेट्स करूंगा तो मेरे को भरोसा नहीं आएगा, वो मेरे हवाले असेट्स करेगा तो उसको भरोसा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसने अपने असेट्स उस कंपनी के अंदर डाले, मैंने अपने असेट्स उस कंपनी के अंदर डाले। तो कंपनी का मेन पर्पस क्या था? टू होल्ड द असेट्स। व्हाई इट्स होल्डिंग असेट्स? फ्यूचर बिजनेस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। द मोमेंट आप सेपरेट लीगल एंटिटी बनते हो, यू आर इन द पोजीशन टू बाय द असेट, टू सेल द असेट, टू होल्ड द असेट, टू ट्रांसफर द असेट। तो इस पर्पस के लिए अगर आपने अपनी कंपनी को अपॉइंट किया है, फॉर्म किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, तो उस कंपनी को यहाँ पे डॉर्मेंट कंपनी बोला जाता है। समझ रहे हो कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? बहुत सी बार ऐसे होता है कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा ऐसा प्लान था कि छतरी वाले ये जो बारिश का सीज़न आएगा, बारिश के सीज़न में मैं छतरी, रेनकोट्स, ये सारी चीज़ें बनाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करके रखा कि मेरे 3 साल हो गए, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ बात बन ही नहीं रही है। मेरे जितना सेल एस्टिमेट किया था उतना सेल ही नहीं हुआ था। तो मेरी कंपनी एक्टिव होने के बाद भी इनएक्टिव कंपनी हो सकती है। मैंने क्या बोला, यार मैं इतना ज़्यादा लॉसेस में आ गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे को कंपनी बंद करना है, बात खत्म। मेरे एडवाइज़र ने बोला सर कंपनी बंद मत करो, कंपनी बंद करोगे तो तुम ये लॉसेस का एग्जाम्पशन कैसे लोगे, और आगे जाके क्या पता तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बनी बनाई कंपनी को आप यूज़ कर सकते हो ना। तो उसके लिए मैं थोड़े समय के लिए कंपनी के स्टेटस को एक्टिव से इनएक्टिव कर सकता हूँ। उसको भी हम लोग डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं। यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले भी आप डॉर्मेंट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का नक्की कर सकते हो, और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद, बिजनेस ऑपरेटिव होने के बाद, अगर आपको लग रहा है मेरा बिजनेस अच्छे से अभी नहीं चल रहा है, तो भी आप उसको इनएक्टिव कंपनी बाद में भी बना सकते हो। बस इसके लिए क्राइटेरिया एक है। क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी के अंदर ना कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। देखो, इनएक्टिव कंपनी विच हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या? अब मान के चलना मेरा बिजनेस चल रहा था, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना न्यूमरोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं कि साल 2024 और 2025 तेरे लिए बहुत ख़राब जाएगा, 2 साल बिजनेस मत करना, 2026 करना, तेरे लिए बहुत बूमिंग बिजनेस होगा। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, जो लोग न्यूमरोलॉजी के अंदर बिलीव रखते हैं, कहना है से वो 2 साल के लिए उनको बिजनेस को पॉज करना पड़ेगा। अगर 2 साल के लिए वो लोग बिजनेस को पॉज करेंगे तो मेंटेनेंस का खर्चा तो देना पड़ेगा ना, वॉचमैन को खर्चा देना पड़ेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो आप सबके घर पे लगा हुआ है, मेरे घर पे भी लगा हुआ है, अगर आप पूरे महीने में एक भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करेंगे ना, तो भी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसका बिल आपको भरना पड़ता है, उसके सिवा आपकी बात नहीं बनेगी। सो वो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, दैट आर कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड नॉट एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स। तो अगर आप चुल्लू पुल्लू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मेंटेनेंस है, झाड़ू पोछा करवाया है, वॉचमैन को सैलरी दिया है, लिफ्ट का आने जाने का खर्चा चालू रखा है, तो उसके लिए दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। बाकी अदरवाइज आप कोई भी खर्चा नहीं कर सकते हो अगर आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस क्लियर करना है।
समझ रहे हैं कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ये डोरमेंट कंपनी को क्यों फॉर्म किया जाता है, क्यों रजिस्टर किया जाता है? नंबर 1 फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, नंबर 2 किसी असेट को होल्ड करने के लिए। बस इसका एक और फाइनल क्राइटेरिया ये है कि आपको कोई भी सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट यानी बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आपने बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दिया मतलब आपकी कंपनी एक्टिव कंपनी हो जाएगी। अगर आपकी कंपनी एक्टिव कंपनी के कैटेगरी के अंदर आ गई ना, आपको जंप के आरओसी को फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम बेसिस पे ऑडिट करवाना पड़ेगा, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे और जो भी आपका प्रोसेस है 470 सेक्शंस का जो भी आपको एप्लीकेबल होते हैं सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर अगर मेरी कंपनी डोरमेंट कंपनी है मतलब मेरे को सेक्शन से रिलैक्सेशन से क्या, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन से आपको कुछ नहीं करना है, सारे के सारे कंप्लायंसेस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 1 या 2 फॉर्म्स होते हैं जो आपको एनुअल बेसिस पे फाइल करना होता है, जिसमें आप ये बताते हो सर बस 1 साल और दो, हम अभी बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसका कंफर्मेशन देना होता है आरओसी को, दैट्स इट। वैसे अगर नॉर्मली मैं आपके साथ बात करूं तो एक एक्टिव कंपनी को साल भर में 10 से 12 फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, सादी सी सादी कंपनी को। लेकिन अगर आप डोरमेंट कंपनी है तो आपका 1 या 2 फॉर्म्स फाइल करके आप अपना पूरा ज़िंदगी शांति से निकाल सकते हो। सो समझ रहे हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी? कितने कंडीशंस है? 3। नंबर 1 फ्यूचर पर्पस के लिए, नंबर 2 असेट्स को होल्ड करने के लिए, 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या क्या नहीं आता है ये देखो। आप आरओसी को फीस दे सकते हो क्योंकि जो आपको 1 या 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा वो कहाँ पे फाइल करेंगे? ऑनलाइन फाइल करेंगे। ऑनलाइन कहाँ पे फाइल करेंगे? एमसीए के पास। एमसीए जब कोई भी फॉर्म आपसे लेगा तो फीस तो मांगेगा, तो सरकारी जो भी आप फीस दे रहे हो ना वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके अलावा कंपनी लॉ के तहत आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो वो भी बेसिकली इसके अंदर नहीं आएगा। तीसरी बात, अगर आप शेयर्स का अलॉटमेंट कर रहे हो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। एंड चौथी बात, अगर आप अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, ये 4 ही ट्रांजैक्शंस है जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। इसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होंगे। अगर आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया तो योर स्टेटस ऑफ द कंपनी विल बी चेंज्ड फ्रॉम डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। वंस इट इज एक्टिव कंपनी यू हैव टू फॉलो एंटायर प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। समझ रहे हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। आपको लगता है कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजनेस सप्रेस हो चुके थे, पैसा नहीं था, सैलरी वगैरह देना था और रेगुलरली ये सारे के सारे कंप्लायंसेस करना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे कंपनीज लोग आरओसी को हाथ जोड़ के बोलते हैं सर अभी हमारा 3 साल तक के लिए तो बिज़नेस करने का कोई इरादा नहीं है, बिज़नेस बंद करने से अच्छा है मैं आपको थोड़ी टाइम के लिए बोल रहा हूँ कि बिज़नेस को पॉज करके रखो। कोरोना जब चला जाएगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कंपनी को जिंदा रखना है कि खत्म कर देना है। जिंदा रखना है तो तुरंत 1 सेकंड में एक्टिव हो जाएगी, मारना है तो फिर मैं उसके क्लोजर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दूँ। सिंपल। ना आपको परेशानी ना मेरे को परेशानी, आरओसी भी खुश है। क्यों? क्योंकि साल साल बेसिस पे उनको इनएक्टिव कंपनी से भी थोड़ा फीस के फॉर्म में पैसा आ तो रहा है ना, कुछ नहीं से कुछ तो हो रहा है ना। एंड रजिस्टर्ड दिख रहा है कि हमारे भारत में इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसमें से कितना डोरमेंट है ये आपको और मेरे जैसे साधारण लोगों को मालूम भी नहीं होता है। ये तो अपन पढ़ रहे हैं तभी अपने को क्लैरिटी आता है वो डोरमेंट नाम की कोई ऐसा स्टेटस भी है। समझ रहा है? एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी परेशानी टिल हियर? चलो बढ़ूँ आगे, है ना। नेक्स्ट देखो क्या बता रहे हैं, निधि कंपनी। व्हाट इज निधि कंपनी? नाम सुन के अपन ने डिस्कस किया था म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके साधारण भाषा में आपके साथ वो बीसी वगैरह आपने देखा होगा या डिस्कस किया होगा। आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब जानते हो आप? व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? बाय एनी चांस इफ यू आर अवेयर ऑफ इट? नहीं? चलो ठीक है, मैं आपको सिंपल वे में एक बात बता रहा हूँ। ये देखो, मान के चलते हैं ये ना एक पिगी बैंक है, ठीक है। इस पिगी बैंक के अंदर हम सारे के सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को मेंबर समझ के पैसा डालते रहते हैं। लेट अस टेक ऑल ऑफ अस आर शेतकरीस, राइट, और लेट अस टेक ऑल ऑफ अस आर मिल्कमैन। जहाँ पे अगर हम लोग बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमारे को बोलता है कि तुम्हारे पास क्या असेट्स है गिरवी देने के लिए। तो हमारे पास अगर असेट्स नहीं है तो बैंक लोन देने में नाटक करता है, और दूसरी बात अगर लोन दे भी दे देता है तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करता है कि हमारे को बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम सारे लोग फार्मर्स मिलके क्या करते हैं, एक फंड बनाते हैं। इस फंड में सब लोग, हम लोग 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़, जितनी भी हमारी आपस में क्षमता है वो डिसाइड करके हम लोग इसके अंदर डालते जाते हैं।
कैन आई से मान के चलते अगर हर एक के पास से मुझे 1000 रुपया भी आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और डाल दो 10। कैन आई से हर महीना इसके अंदर कितना पैसा आ रहा है 10,000। मतलब एक साल के अंदर कितना पैसा इसके अंदर जमा हो जाएगा 1,20,000। यानी 1,20,000 का फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है। आप में से जिसको भी फंड की ज़रूरत है आप बैंक के पास मत जाओ, आप यहाँ से पैसा उठाओ। यानी ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को संभाल के ले रहे हैं। हमको पता है कि आपको पता है मेरी परेशानी क्या है, मेरे को पता है आपकी परेशानी क्या है, आपको पता है हमारा बिजनेस कैसा चलता है। इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक कंपनी बनाते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने पे मैं सहारा दूंगा, मेरे को ज़रूरत पड़ने पे आप सहारा देना, किसी भी बाहर वाले के पास हम लोग नहीं जाएंगे। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर मेंबर्स। मेंबर्स के सिवा कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं निधि कंपनी। समझ में आ रहा है अपन ने क्या डिस्कस किया? इनका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना, ऐश इशरत करना, बिजनेस करना नहीं। इनका पर्पस है कि हमको एक दूसरे को संभाल के चलना है। जितना म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल का मतलब क्या हो रहा है कि आपको भी फायदा पहुंचे, मेरे को भी फायदा पहुंचे। अब आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ ना यार, एक शेतकरी को क्रॉप्स परचेज करने होते हैं 10,000 रुपीज़ के, 20,000 रुपीज़ के, तो वो 20,000 रुपीज़ के लिए भी उन बेचारों को बैंक्स में घूमना पड़ता है, कभी कभी बैंक्स का प्रेशर झेलना पड़ता है। तो अगर सारे शेतकरी लोग मिलके एक फंड बना रहे हैं तो उनको पता है कि यार अभी सोयाबीन का सीजन चल रहा है, सोयाबीन लगाओ तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, जो भी होगा हम आपस में देख लेंगे। नेचुरल कैलेमिटी आ गया तो आ गया, आप क्या करेंगे? बैंक क्या बोलती है, नेचुरल कैलेमिटी आया कि कुछ भी आया मेरे को लेना देना नहीं, मेरे से तुमने लोन दिया, मेरे को पैसा चाहिए। लेकिन कहने से अगर बाढ़ आने के कारण इस बंदे का पैसा डूब भी गया ना, तो ये बाकी के सारे लोग समझ सकते हैं कि हाँ यार अपन समझते हैं जो बारिश आ रहा है दैट इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डूब गया तो डूब गया, वो उस बंदे को सहारा देंगे, रे भाई तू चिंता की बात मत कर, हमको तू धीरे धीरे करके पैसा देना। बैंक क्या करती है, पैसा दे वरना तेरी जितने भी असेट्स है, तेरा जितना भी ज़मीन है वो तेरे से छीन लेंगे हम लोग। फार्मर बेचारा क्या करता है, सुसाइड। डन। उस चीज़ को कर्व करने के लिए हम लोगों ने निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट लगाया। समझ रहे हो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? एनी डाउट, एनी क्वेरी? तो अभी तक बेसिकली अपन ने सारे टाइप्स ऑफ कंपनी समझे हैं, राइट? एक बार रिवीजन करा दोगे क्या? पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल मिला के कितने सेक्शंस है? 470। कितने चैप्टर्स है? कितने शेड्यूल्स है? अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो सेक्शन 1 किसको किसको एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया। लेकिन बैक एंड पे क्या याद रखोगे? सिक्किम इज एक्सक्लूजन फ्रॉम दिस। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट किस किस को एप्लीकेबल होता है? नंबर 1 कंपनीज, नंबर 2 बॉडी कॉर्पोरेट, बैंकिंग कंपनी, नंबर 3 इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे क्या स्पेशल एक्ट वाला, नंबर 6 जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना चाहता है उसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कितनी कंपनी है? 3। फर्स्ट इज, सेकेंड, थर्ड। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कितनी कंपनी है? 3। फर्स्ट इज, सेकेंड, थर्ड। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या ले लो, कंट्रोल ले लो। फर्स्ट इज होल्डिंग, सेकेंड इज, थर्ड इज एसोसिएट। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, फर्स्ट इज लिस्टेड कंपनी, सेकेंड इज अनलिस्टेड कंपनी। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था? स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है? स्मॉल कंपनी। ठीक है, स्मॉल कंपनी के अलावा सेकेंड टाइप ऑफ कौन सी है? गवर्नमेंट। तीसरी कौन सी है? डोरमेंट कंपनी। चौथी कौन सी है? फॉरेन कंपनी। और हाँ, निधि कंपनी। और कुछ पढ़ा था अपन ने? सेक्शन 8 कंपनी। डन। और कुछ है? कोई दिक्कत लग रहा है, कोई परेशानी लग रहा है? अभी अपन क्या करेंगे ना, नाउ टाइप्स ऑफ कंपनी इज क्लियर, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इज क्लियर। अब अपने को लगेगा एक दिन जिसमें हम लोग पूरा एमओए के बारे में डिस्कस करेंगे, एओए के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक दिन हमको लगेगा जहाँ पे हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करके ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, 15 से 20 मार्क का वेटेज है, तो इसको अपने हाथ से मत जाने देना यार। ठीक है, चलो धन्यवाद। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी वी कैन डिस्कस इट आउट।